हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद कहा गया कि यह बिल महाराष्ट्र में शहरी माओवादियों या हम कहें कि अर्बन नक्सलियों के लिए काल साबित होने वाला है। शीतकालीन सत्र के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के द्वारा निकाले गए भारत जोड़ो यात्रा के माओवादी कनेक्शन पर भी सवाल उठाए। फडणवीस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई अर्बन नक्सल संगठन शामिल थे। दरअसल यह महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां शहरी माओवादियों ने वर्ष 2018 में एक ऐसा दंगा कराया था जिसके जख्म अभी भी ताजा हैं। यह दंगा जनवरी माह की 1 तारीख को हुआ था। अब इस घटना को 7 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आखिर यह दंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया और कैसे इस एक दंगे ने अर्बन नक्सलियों के पूरे नेक्सस को बेनकाब किया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। महाराष्ट्र के पुणे में एक क्षेत्र है कोरेगांव। भीमा नदी के तट पर यह क्षेत्र स्थित है, जिसकी वजह से इसे भीमा कोरेगांव भी कहा जाता है। हालांकि यह भीमा शब्द एक खास नैरेटिव को भी सूट करता है, इसलिए इस पूरे विषय को लेकर भीमा कोरेगांव काफी प्रचलित किया गया। 7 वर्ष पहले वर्ष 2018 में 1 जनवरी के दिन यहाँ व्यापक स्तर पर जाति हिंसा फैली थी। इस हिंसा का फैलाव कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि धीरे धीरे कोरेगांव से निकलकर इस हिंसा की आग पूरे महाराष्ट्र में फैल रही थी। दंगों की वजह से राज्य में लोगों के जीवन पर बड़ा बुरा असर फैल रहा था। इन दंगों में कुल 500 से अधिक गाड़ियां जलाई गई थी और एक व्यक्ति की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के कोरेगांव में इस दंगे को अर्बन नक्सलियों ने माओवादियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। शुरुआत में महाराष्ट्र पुलिस और उसके बाद एनआईए ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे पूरे देश भर से आरोपियों की गिरफ्तारी देखने को मिली। इसमें कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, स्वघोषित पत्रकार, मीडिया के बनाए हुए सामाजिक कार्यकर्ता और वामपंथ के सिपहसालार पुलिस की गिरफ्त में आए। इन सभी लोगों ने अपने माओवादी आतंकी सोच के ऊपर जो चोला पहन रखा था उसे सुरक्षा एजेंसियों ने जनता के सामने निकाल फेंका। भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 के बाद हुए दंगों में पूरी तरह से माओवादी शक्तियां शामिल थी। इसकी पुष्टि भी हुई। सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा जैसे तमाम शहरी माओवादी गिरफ्तार हुए। कुछ ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई जो माओवादियों से सीधे संपर्क में थे और अलग अलग माध्यमों से इस हिंसा की योजना बना रहे थे। इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके संबंध पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से भी हैं। इस पूरे कनेक्शन का जांच एजेंसियों ने भंडाफोड़ किया था। जांच एजेंसियों ने चार्जशीट से लेकर हाईकोर्ट में दिए हलफनामा में इस बात का जिक्र किया है कि गिरफ्तार हुए लोगों के माओवादियों से लिंक हैं और इन्होंने समाज में विद्वेष फैलाने के इरादे से दंगों को भड़काने का काम किया है। इनकी गिरफ्तारियों के चलते माओवादियों के शहरी नेटवर्क का व्यापक स्तर पर खुलासा हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे माओवादियों पर सुरक्षा बलों की पकड़ बढ़ती गई। जैसे भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार हुए आनंद तेलतुंबड़े के बारे में जानकारी आई कि वो कुख्यात माओवादी आतंकी मिलिंद तेलतुंबड़े का भाई है। मिलिंद तेलतुंबड़े वह माओवादी आतंकी था जिस पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो गढ़चिरौली में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मिलिंद तेलतुंबड़े को लेकर यह बात भी सामने आई थी कि वह अपने भाई आनंद के माध्यम से ही माओवादी संगठन में शामिल होने के लिए प्रभावित हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि शहरी माओवादी होने और माओवादी आतंकी का भाई होने के साथ साथ दंगों के आरोपी होने के बाद भी आनंद तेलतुंबड़े को मीडिया में एक दलित कार्यकर्ता के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। वहीं भीमा कोरेगांव के मामले को लेकर पुलिस ने अरुण फरेरा पर भी आरोप लगाया था कि वह शहरी माओवादी सिर्फ दंगों की साजिश में शामिल नहीं था, बल्कि प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठनों से भी उसके संबंध थे। 31 दिसंबर 2017 को भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद की एक बैठक हुई थी। इसमें अरुण फरेरा ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अगले 2 दिनों में हिंसा भड़की और दंगे हुए थे।
पुणे पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि अरुण फरेरा अपने अन्य शहरी माओवादी साथी वर्नोन गोंजाल्विस के साथ मिलकर प्रतिबंधित नक्सली माओवादी संगठन में भर्ती करने के लिए लोगों को उकसा रहा था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यानी जो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन है, उसके लिए नए कैडर भी तैयार कर रहा था। पुणे पुलिस ने कोर्ट में यह भी बताया कि अरुण फरेरा 4 ऐसे संगठनों से जुड़ा था जो प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करते हैं। अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस की यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हुई थी। अरुण ने अदालत में यह भी माना था कि वह मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। सरेंडर माओवादी पहाड़ सिंह ने एक इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया था कि अरुण फरेरा प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन सीपीआई माओइस्ट के उच्च स्तरीय बैठक में भी शामिल था। पुणे पुलिस और एनआईए ने अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न लोगों की गिरफ्तारियां की। उसमें इस दंगे के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों में अधिकांश लोग किसी न किसी तरह से कम्युनिस्ट संगठन से जुड़े थे, जैसे सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, आनंद तिलतुमड़े, स्टेन स्वामी, हैनी बाबू, वर्नन गोंजाल्विस, ये सभी गिरफ्तार किए गए। दंगों की जो पूरी कहानी थी, जिसे आपको अभी हमने बताया, वो आपने समझ ही लिया होगा, उसे कराने वालों के बारे में भी आप जान गए होंगे। लेकिन आखिर इस दिन को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा था? 1 जनवरी में ऐसी कौन सी बात थी, वह भी जानना जरूरी है। दरअसल भीमा कोरेगांव क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी में एक युद्ध हुआ था। यह जो युद्ध था, यह मराठाओं और ब्रिटिशर्स के बीच था वर्ष 1818 में, जिसमें कथित तौर पर ब्रिटिश कंपनी को जीत मिली थी। हालांकि इसकी सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य ने भी इस जीत पर मुहर नहीं लगाई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से महार जाति के कुछ लोग शामिल हुए थे। इस युद्ध के 200 वर्षों के बाद वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति समुदाय को उकसाकर अर्बन नक्सलियों द्वारा क्षेत्र में कथित शौर्य दिवस मनाए जाने की योजना बनाई गई। इस कथित शौर्य दिवस के कार्यक्रम के दौरान दिल्ली दंगों के आरोपी इस्लामिक जिहादी उमर खालिद और गुजरात के कम्युनिस्ट एक एक्टिविस्ट जिग्नेश मेवानी के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। इनके बयानों के बाद ही पूरे क्षेत्र में हिंसा भड़की। अगर हम युद्ध के इतिहास की बात करें तो इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि भीमा नदी के किनारे कोरेगांव क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान फ्रांसिस स्टोंटो ने 500 सिपाही, 300 घुड़सवार, 2 बंदूकों और 24 तोपों के साथ मराठा सेना में हमला करने के लिए घेर रखा था। ब्रिटिश कंपनी के सैनिकों में कुछ स्थानीय मुस्लिम और महार जाति के हिंदू शामिल थे। सामने मराठों की 20,000 से अधिक सैनिकों की सेना खड़ी थी। मराठों की सेना ने नदी को पहले पार किया और फिर ब्रिटिशर्स पर हमला कर दिया और दोपहर तक ही कोरेगांव में ब्रिटिश सैनिकों के कब्जे में रहे 2 मंदिरों को छुड़वा लिया। इसके बाद मराठों की सेना ने ब्रिटिश सेना के 11 तोपों और 1 बंदूक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद 4 कंपनी अधिकारियों को भी मराठा सेना ने वहीं मार डाला। इन सभी गतिविधियों को देखकर कप्तान स्टोंटो ने बची हुई टुकड़ी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और वहां से निकलने की गुहार लगाई, जिसे कप्तान ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब इस युद्ध का इतिहास ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखा गया तो उसमें इसकी तारीफ की गई। क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान और उसकी सेना के नाम पर एक स्तंभ भी बनवा दिया। इसी स्तंभ पर आजादी के बाद कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने भी समाज को बांटने के लिए शौर्य की गाथाएं लिखी। उन्होंने ब्रिटिश और मराठा सैनिकों की इस युद्ध को महार और ब्राह्मणों के युद्ध में बदल डाला। इसी बांटो और राज करो की राजनीति का इस्तेमाल अंग्रेजों ने बाद में किया और अंग्रेजों के साथ साथ बाद में कम्युनिस्टों ने एक बार फिर इसी चीज को दोहराया और हिंदुओं को बांटने के लिए इस पूरी साजिश को रचा। और इसी साजिश का परिणाम था 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा। इस पूरी हिंसा पर यह था द नैरेटिव का एक्सक्लूसिव वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव के चैनल को सब्सक्राइब करें।